हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग पूरनचंद की वस्तुनिष्ठ हिंदी देख रहे थे। आज ये हमारी 18 नंबर की क्लास होगी, जिसमें से 74 पेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पेज नंबर 75 पे आ चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये वन लाइनर प्रश्न है इसमें, जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ तो वो है पंच पांडव चरित रास। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हठ योग से है, नाथों का है ये, और ये संबंधित है हठ योग से। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म हुआ था लाहौर में। नरपति नालकृत बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो बीसल देव रासो मुक्तक काव्य है, गीति काव्य के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बीसल देव रासो कैसा काव्य है? तो ये एक मुक्तक काव्य है। स्वयंभूकृत पौमचर्यु में किस कथा का वर्णन है? तो पौमचर्यु में स्वयंभू ने रामायण कथा का वर्णन किया हुआ है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि कौन है? तो पूछ रहा है कि अपभ्रंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि तो स्वयंभू थे, लेकिन इनके बाद जो अपभ्रंश के दूसरे कवि होते हैं वो कौन है? तो दूसरे नंबर पर है पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? भोलाशंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से करना उचित समझा है। अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या आशय है? प्रश्न है कि अपभ्रंश में जो फागु काव्य है उसका मतलब क्या है? फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है, तो वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्धों के द्वारा रचित जो अपभ्रंश साहित्य है वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? तो राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल में हमें राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखाई देती है, यही एक पक्ष है जो लुप्त रहा है आदिकाल में। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो की घटना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? शुक्ल जी वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक मानते हैं बीसल देव रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्ल जी वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसे मानते हैं? बीसल देव रासो। फिर एक कथन है, कथन देखेंगे, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे एक पंक्ति है, पुरुष कहानी हौ कहो जसु पथावै पुन्नो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की है, कीर्ति लता से ली गई है। आगे प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो की का असली नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का असली नाम था अब्दुल हसन। विद्यापति कृत पदावली की भाषा क्या है? वो है मैथिली। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। परमाल रासों का प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस है वीर रस। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? तो
ऐसा मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। आगे एक पंक्ति है कि अवधू रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है गोरखनाथ की। अवधू रहिया हाटे बाटे, ये कहने वाले हैं गोरखनाथ। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई अम्हे जो शिव शब्द एक बूझीबा निरारंबे चेला पूर्ण विधि रहे सतगुरु होई सुपुच्छा का है। ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, गोरखनाथ। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जे जतु बयंसी अहु जय भग्गा धरु एंतु। ये पंक्ति है हेमचंद की। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु, हेमचंद की पंक्ति। फिर एक कथन है कि 84 सिद्धों में बहुत से कछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये पंक्तियां, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल का। 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? तो भाषा काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन होता है 1873 ईस्वी में, किसने लिखा? तो ये लिखने वाले हैं पंडित महेश दत्त शुक्ल जी। अब है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान। कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम दिए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक कौन है? कविता कौमुदी लिखने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी ने कहा कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, मतलब नुकसान हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नीय, ये किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये पृथ्वीराज रासो से लिखी। अगला प्रश्न है पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का भाग है। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? मारवड़ी है। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो राजमती है। राजमती भोज परमार की पुत्री थी। अभिअंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये पंक्ति किसकी है? तो अभिअंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो लिखने वाले हैं नल्ल सिंह। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल क्या है? 14वीं सदी। मिश्र बंधु विजयपाल रासो का रचना काल मानते हैं 14वीं सदी। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? सुखसुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को माना है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ? पूछ रहा है किस हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हुआ? तो वो है बीसल देव रासो में 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किस समय या अध्याय में मिलता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का जो वर्णन है
वो उसके किस अध्याय में, किस सर्ग में या किस समय में मिलता है? तो वो मिलता है कनौज समय में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। कनौज समय में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन किया गया है। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो विद्यापति शैव थे। किस प्रसिद्ध मैथिल कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो थे विद्यापति। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर, जो कि संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे और राजाश्रित कवि थे। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? अवहट्ठ में हुई है। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? तो सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। करकंड चरित किसने लिखा? कनकामर मुनि ने। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। प्राकृत पैंगलम समय है 14वीं शताब्दी। रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर। और इसकी टीका कौन लिखता है? तो इसकी टीका बंशीधर ने लिखी है। लेखक है लक्ष्मीधर। कब लिखा? 14वीं शताब्दी में। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि कौन है? सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं जोइंदु और राम सिंह। जोइंदु और राम सिंह, इन्होंने सहज पर जोर दिया था। प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो प्राकृत व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद। नाग कुमार चरित जसहर चरियु के रचयिता हैं पुष्पदंत। नाग कुमार चरित और जसहर चरियु लिखने वाले हैं पुष्पदंत। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? अपभ्रंश काल नाम देने वाले धीरेन्द्र वर्मा। स्वयंभूकृत पौम चरियु की रचना किस शैली में हुई है? तो पौम चरियु की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है, जिसे कड़वकबद्ध शैली भी कहा जाता है। अगला है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। ये पंक्ति किसकी है? तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, ये लिखने वाले हैं गोरखनाथ। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग आदिकाल को कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? इसको ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी और राम कुमार वर्मा। इन लोगों ने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से माना है। कुट्टिल केस सुदेश पोह पिरचिटात पिक सद, कमल गंध बटसंध हंस गति चलत मंद मंद। पंक्ति किसकी है? तो ये है चंद बरदाई की। कथन है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? तो बीसल देव रासो, ये वीरगाथात्मक नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। वो कौन कौन सी हैं? शुक्ल जी ने आदिकाल में अपभ्रंश की 4 साहित्यिक पुस्तकें मानी हैं। तो वो हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है मुंज और भोज का समय क्या है? मुंज और भोज का समय है संवत 1050, जहां से आदिकाल का आरंभ शुक्ल जी मानते हैं। तो मुंज और भोज का समय है 1050 यानी 1050।
महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है? तो ये पता चलता है विक्रम की 7वीं शताब्दी से। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, बौद्ध गान ओ दोहा। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? कर्पूर मंजरी के रचयिता है राजशेखर। गुह्य समाज या स्त्री समाज का निर्माण हुआ था वज्रयान में। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार माने गए हैं? तो बौद्ध शास्त्र में 5 प्रकार के प्रतिबंध या विकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि ये 5 प्रतिबंध में कौन कौन से आते हैं। तो वो आएंगे आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युगनद की भावना पाई जाती है वज्रयान में। जिमिलोड़ विलज्जई पाणी एहितिम धरणी लय चित्त कथन किसका है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह है कणहपा की। जिमिलोड़ विलज्जई पाणी एहितिम धरणी लय चित्त, कणहपा की पंक्ति। सरहपा, विरूपा, कणहपा, लुइपा, इनका सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे सरहपा, फिर लुइपा, फिर विरूपा और फिर कणहपा। पहले सरहपा, फिर लुइपा, फिर विरूपा और फिर कणहपा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया था। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो बालनाथ कहा गया है जलंधर नाथ को। ध्यान देंगे, किसे बालनाथ कहा गया है? जलंधर नाथ को। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये चारों सिद्धों में भी गिने जाते हैं। ये 4 नाथों में भी आते हैं और सिद्धों में भी आते हैं, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है? तो ये भोज प्रबंध के ढंग का बना है। फिर एक पंक्ति है कि सुधा मुख के भी निर्बल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है विद्यापति की। अपरूप से ही पहचान जाएंगे कि ये विद्यापति की है। और अपरूप का कवि इनको किसने कहा है? तो इनको अपरूप का कवि कहने वाले हैं बच्चन सिंह। फिर पंक्ति है कि जय शक्कर सैखंड थी सो इस मीठी चूरी, यहाँ पे चूरी होगा, कि जय शक्कर सैखंड थी तो इस मीठी चूरी। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मुंज की है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? तो वो हमीर रासों से मानते हैं। अगर प्रश्न बने कि शुक्ल जी अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत कहां से मानते हैं? तो वो हमीर रासों से मानते हैं। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है? आदिकाल में। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? तो वो महापुराण में लिखी गई है। जो पुष्पदंत की रचना है महापुराण, उसी में 64 महापुरुषों की कथा लिखी गई है। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे हेमचंद, इनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान ओ दूहा नाम से बंग अक्षरों में प्रकाशित किया पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने। बौद्ध गान ओ दोहा का प्रकाशन किसने करवाया? हर प्रसाद शास्त्री ने करवाया। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पदधड़िया में कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो जो अपभ्रंश का प्रमुख छंद होता है पदधड़िया, उसमें 16 मात्रा का मात्रिक छंद ये होता है। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो वो करने वाले स्वयंभू हैं। सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किया स्वयंभू ने। बज्जिय घोर निशान राम चौहान चहुदिशि, ये पंक्ति है चंद बरदाई की।
नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय ग्रंथ लिखा था। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और हिंदवी में जवाब देता हूं। कथन किसका है? अमीर खुसरो का। नाथों में रसायनी कौन थे? तो नाथों में रसायनी थे नागार्जुन। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो कीर्ति लता। विद्यापति का ग्रंथ कीर्ति लता है जिसमें जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी विद्यापति की है और ये कीर्ति लता से ली गई है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, कीर्ति लता से। नंदुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? नंदुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रास से। गार्साद तासी ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजसूय से। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। कविराज श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। तो ध्यान देंगे, नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं रास से, तासी मानते हैं राजसूय से, नरोत्तम स्वामी मानते हैं रासक से, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं रासक से, कविराज श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ये मानते हैं रहस्य से, और शुक्ल जी ने तो रसायन से माना है। चंद बरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो चंद बरदाई छप्पय छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार गोरी सोवे सेज पर रैन भई चहुदेश, यह दोहा किसके देहांत पर कहा था? तो ये खुसरो ने कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर। किसने कहा था? खुसरो ने कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर रैन भई चहुदेश। सरस बसंत सम भल पावली दक्षिण पवन वह धीरे, सपनह रूप बचन इक भाषी मुख से दूरी करु चीरे। पंक्ति किसकी है? विद्यापति की पदावली से। सरस बसंत समय भल पावली दक्षिण पवन बह धीरे, पदावली से। पिउ चित्तौड़ न आवयु सावण पहली तीज, जोवे नाट बिरहिणी खिड़खिड़ अणवे खीज। पिउ चित्तौड़ न आवयु सावण पहली तीज, ये पंक्ति है खुमार रासो से। दलपति विजय के द्वारा लिखा हुआ खुमार रासो, उसकी पंक्ति है पिउ चित्तौड़ न आवो सावण पहली तीज। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सारंगधर कृत हमीर रासो के कुछ छंद ग्रंथ में मिलते हैं। किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो सारंगधर के द्वारा लिखित जो हमीर रासो है उसके कुछ छंद मिलते हैं प्राकृत पैंगलम में। ठीक, तो हो गया आज के लिए बस इतना ही। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए, क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।